सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। प्राइम चर्चा की शुरुआत करेंगे और आज के इस प्राइम चर्चा में हम बात करेंगे वोट की, यानी कि मतदान की। दरअसल इस वक्त बिहार से लेकर बंगाल तक वोटर लिस्ट यानी कि मतदाता सूची को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। दरअसल इसके पीछे की वजह है चुनाव आयोग। बताना चाहेंगे, इलेक्शन कमीशन ने अब वोटर लिस्ट की समीक्षा करनी शुरू कर दी है। 25 जून से यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब आपका भी यही सवाल होगा कि आखिर इसमें दिक्कत क्या है। चुनाव को पारदर्शिता से ही कराना चाहिए। समीक्षा होगी तो यह पता चलेगा कौन जीवित है, कौन नहीं जीवित है, कौन व्यक्ति कहीं बाहर शिफ्ट हुआ है, कौन क्या क्या नहीं, और नए मतदाता भी जुड़ रहे हैं। तो ये तो है ऑन गोइंग प्रोसेस, ये तो हर चुनाव से पहले होता है। लेकिन सवाल यहां यह है कि यहां वोटर लिस्ट की समीक्षा हो रही है। कौन असली है, कौन नकली है, और यह हो रहा है 22 साल बाद। यह प्रक्रिया हुई थी साल 2003 में। अब आखिर 22 साल बाद इसकी याद अचानक से कहां से आ गई चुनाव आयोग को? 11 डॉक्यूमेंट्स में चुनाव आयोग ने चिन्हित किया है। उससे बड़ा सवाल है कि आखिर ये आधार कार्ड, इन 11 डॉक्यूमेंट्स को जब चिन्हित किया गया तो उसमें से आखिर आधार कार्ड को क्यों गायब कर दिया गया? अब विपक्ष का कहना है कि इलेक्शन कमीशन भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है और हमारे वोटर्स को काटने की कोशिश कर रहा है। तो जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने इस बात का ऐलान किया, विपक्षी पार्टियों की तरफ से तमाम तरह के सवाल जो है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार अगर बात की जाए तो बिहार से लेकर बंगाल तक इस वक्त जो राजनीति है वो भी काफी होती जा रही है। जिस तरीके से इस प्रक्रिया का ऐलान किया गया, तमाम तरह के सवाल कि आखिर इलेक्शन कमीशन को 22 साल बाद इस प्रोसेस की याद कहां से आ गई? क्या विपक्षी पार्टी के जितने भी वोटर्स हैं उनको काटने की कोशिश की जा रही है? क्या इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है? तो ये विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। लेकिन उसके बावजूद अगर बात की जाए, ये प्रक्रिया जो है वो साल 2003 में हुई थी। लेकिन अब आखिर अचानक से ये सीधी याद जो है वो चुनाव आयोग को कहां से आ गई और इसी को लेकर जो राजनीति है वो बढ़ती जा रही है। देखिए, मैं बंगाल के लोगों से और खासकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँ, बहुत सावधान रहिए बीजेपी से। कोई भी घटना होगी, अगर आप निष्पक्ष भी कार्रवाई करना चाहेंगी तो उससे पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं बीजेपी के लोग। अब ये साफ तौर पे सवाल उठता है कि ठीक चुनाव से 2 महीने पहले आप ये काम क्यों कर रहे हैं, और लगभग क्या ये पॉसिबल है कि 8 करोड़ लोगों का 25 दिन के अंदर आप वोटर्स बना लें, डोर टू डोर जाएं, और यही नहीं, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जो गरीबों के पास होंगे ही नहीं। नरेंद्र मोदी अब बिहारियों के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं और इस बार हमला सीधा आपके वोट के अधिकार पर है। जी हां, आपने ठीक सुना, मोदी जी के चुनाव आयोग ने गरीब, मजदूर और अपने राज्यों से बाहर काम की तलाश में गए बिहारियों के खिलाफ पूरी बिसात बिछा दी है। कागज दिखाने की जो नई जुगत है, असल में वोटर लिस्ट से लोगों को बाहर करने की कवायद है। तो वोटर लिस्ट को लेकर लगातार घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। बिहार से लेकर बंगाल तक इस पर जो सियासत है वो भी देखी जा रही है। हालांकि आपको बताना चाहेंगे कि ये जो पूरा मामला है वो दरअसल जुड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन से। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने यानी कि चुनाव आयोग ने अब वोटर लिस्ट की समीक्षा करनी शुरू कर दी और ये जो प्रक्रिया है वो 25 जून से शुरू की गई। और इसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये 22 साल बाद इलेक्शन कमीशन आखिर कैसे जाग गया, कैसे इसको इस प्रोसेस की याद आ गई। 2003 में ये प्रक्रिया हुई थी और जब चुनाव नजदीक है तो 2 महीने पहले आखिर 8 करोड़ जो जनता है कैसे डोर टू डोर जाने का काम किया जाएगा, कैसे उनके वोटर लिस्ट में डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो भी काफी ज्यादा अहम है। विपक्षी पार्टी ये सवाल उठा रही है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं ये तो है ही नहीं, इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स, 11 दस्तावेज, आपको बताना चाहिए 11 दस्तावेजों की लिस्ट तैयार की है चुनाव आयोग ने और ये 11 जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चिन्हित किए गए हैं और
विपक्षी पार्टी इस पर यह भी सवाल उठा रही है कि ये गरीब जनता के पास नहीं है इतने डॉक्यूमेंट जितने इलेक्शन कमीशन मांग रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आखिर इस डॉक्यूमेंट से आधार कार्ड को कैसे गायब कर दिया गया। आधार कार्ड तो हर व्यक्ति का सबसे मूल डॉक्यूमेंट माना जाता है, सबसे ज्यादा वेरीफाइड माना जाता है, लेकिन इसको ही आपने गायब कर दिया। इस पर भी जो विपक्षी दल है वो सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर इलेक्शन कमीशन ने अचानक से वोटर लिस्ट की समीक्षा की बात कैसे कर दी, जो 22 सालों में पहले नहीं हुआ। 2003 में सबसे पहले देखा गया, इससे पहले तो लगातार विपक्षी पार्टियां इस पर भी सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। और आज इसी पर खास चर्चा करेंगे। पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोनी जी जुड़े हुए हैं। श्याम सलोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही समाजवादी पार्टी से अतुल यादव जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। अतुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वहीं कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ शशांक रंजन जी जुड़े हुए हैं। शशांक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले श्याम सलोनी जी। श्याम सलोनी जी, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने ये वोटर लिस्ट की समीक्षा करने की बात कही है, विपक्षी पार्टियां तमाम तरह के इस पर सवाल उठा रही हैं कि आखिर इतनी जल्दी भी याद कैसे आ गई। ये 2 महीने बचे हैं चुनाव के, बिहार से बंगाल तक ये सियासत देखी जा रही है। और लगातार सवाल कि क्या वोटर्स को काटने का काम करना चाह रही है उनके इलेक्शन कमीशन। और इसी के साथ साथ एक बड़ा आरोप यह भी कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन काम कर रही है। श्याम सलोनी जी। देखिए प्रिया जी, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है। निष्पक्ष संस्था को यह अधिकार है कि जब उसको ये लगता है कि कहीं पर कोई गड़बड़ी हो सकती है या चुनाव किस तरीके से उसे संपन्न कराने हैं जिससे कि आम जन चुनाव में अपना वोट कर सके, भागीदारी कर सके और कोई ऐसे लोग बार बार ना आ जाएं जिनका उस क्षेत्र में वोट ही नहीं है। ये प्रक्रिया को पारदर्शी करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी। अब चुनाव आयोग कर रहा है, उसने डिले किया है या जल्दी करता, ये उन्होंने अपनी कोई ना कोई योजना बनाई होगी और चुनाव आयोग अपनी योजनाओं को सार्वजनिक करे ना करे ये उसकी मंशा पर निर्भर करता है। विपक्ष का ये कहना कि ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर है, ये ऐसे तो तमाम एलिगेशन विपक्ष हर बार लगाता रहा है। जब भी कभी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई ऐसे फैसले कर दिए जो फैसले जनहित में हुए हों, उस पर भी विपक्ष ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन गया है। यदि मीडिया के कोई चैनल अपनी बात को सत्यता से और जोर से कहते हैं तभी विपक्ष कहता है कि ये गोदी मीडिया है। तो विपक्ष का काम है केवल सरकार पर एलिगेशन लगाना। जनहित के कार्य विपक्ष के पास रहे नहीं है। जो विपक्ष की मांग है, विपक्ष किस आधार पर यह कह रहा है कि वोटर आईडी कार्ड और ये सब चीजों का हेरफेर होगा, जनता के पास वोटर कार्ड नहीं होंगे, आधार कार्ड नहीं है। भाई आप कैसे कह सकते हो वो आपके वोटर हैं या भाजपा के नहीं है? क्या किसी वोटर के मस्तिष्क पर लिखा है कि मैं भाजपा ही हूँ? क्या किसी वोटर के मस्तिष्क पर लिखा है कि मैं समाजवादी पार्टी का वोट करूंगा? तो हम किसी को कैसे पहचान सकते हैं? इसलिए ये अनर्गल बयानबाजी करना, इसीलिए चुनाव आयोग ने बैलेट को हटा करके मशीन का प्रयोग किया है। क्योंकि पहले बैलेट में क्या होता था प्रिया जी, हमने वो दौर देखा है, जो दबंगे टाइप के लोग होते थे वो आते थे और एक आधा घंटे में 300 400 बैलेटों पर अपना वो मोहर लगा जाते थे। तो इसलिए वो सब हटा करके अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन से जो वोट पड़ रहे हैं इनको इसीलिए बार बार आपत्ति आती है क्योंकि इनकी धांधलेबाजी खत्म हो गई है। आप जनहित में कार्य करेंगे, समाज को जोड़ने का कार्य करेंगे, समाज के मुद्दों के लिए आप सड़क पर उतरेंगे तो निश्चित तौर पर सामाजिक व्यक्ति जनता आपको वोट करेगी। यदि आप समाज को तोड़ेंगे, समाज के हित के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे, केवल मीडिया पर, चुनाव आयोग पर, सुप्रीम कोर्ट पर, सरकार पर आरोप लगाएंगे एयर कंडीशन रूम में बैठ के, तब जनता आपको वोट नहीं करेगी। वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो अन्य कोई पार्टी हो। इसलिए हम चुनाव आयोग के किसी भी कार्य में कोई भी हम संशय नहीं करते हैं। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है क्योंकि अधिकार ही नहीं है।
ये तो इनर्गल आरोप है। इन आरोपों का कोई किसी के पास जवाब नहीं है प्रिया जी। ठीक है श्याम सरोने जी। अतुल यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से। अतुल यादव जी, क्या तकलीफ है, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष को कि जब इलेक्शन कमीशन ने अगर बोला है कि वो समीक्षा करेगी वोटर लिस्ट की, तो इससे क्या तकलीफ है? और ये भी कहा गया है इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कि अगर हम समीक्षा करते हैं तो वहां पर पूरी मौजूदगी रहेगी, जो विपक्ष के पूरी मौजूदगी में ये किया जाएगा, वीडियोग्राफी के माध्यम से किया जाएगा। तो क्या तकलीफ है आखिर इससे? अतुल यादव जी। अतुल जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? मैं आपकी आवाज आ रही है मुझे? जी जी अतुल जी बोलिए। जी अतुल जी बोलिए। 2014 में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर इन्होंने अतिक्रमण कर लिया, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, और जो चुनाव आयोग जो स्वतंत्र संस्था है उस पर इन्होंने अतिक्रमण कर उस पर दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया। अब चुनाव आयोग निष्पक्षता के लिए नहीं जाना जाता है, भारतीय जनता पार्टी की एक संस्था के रूप में जाना जाने लग गया है। अगर आप पाएंगे कि चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष कार्य करे तो ये जनता को निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग की निष्पक्षता जो जनता के प्रति नहीं दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा की तरह वो निष्ठावान हो रखा है। तो जो चुनाव गरीब का सबसे बड़ा क्या अधिकार है? संवैधानिक अधिकार, उसका वोट देने का अधिकार है कि वो चाहता है कि हम अपने चुनाव वोट के माध्यम से किसी व्यक्ति को चुने, फिर उसकी सरकार बने और वो हमारे लिए जनहित के कार्य करे। लेकिन उसका जो अधिकार है वो भी छीनने पे उतारू हो रखे हैं और अपने मन मर्जी से वोट बढ़ा लेते हैं, अपनी स्वजातियों के वोट बढ़ा लेते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, जनता को दिख रही है। चुनाव आयोग इस समय जो है ना निष्पक्ष नहीं है। और आप एक चीज पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन के बैठ जाते हैं, चुनाव आयोग को ऐसे डिफेंड करते हैं कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कम कई बार लगते हैं और चुनाव आयोग के प्रवक्ता लगते हैं। चुनाव आयोग को पर इस समय चुनाव आयोग की साख दांव पर लगी हुई है। वो जो आगामी चुनाव है, चाहे बिहार के हैं, बंगाल के 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, वो अपनी निष्पक्षता साबित करे। पूर्व में जो 2014 के बाद कुछ लोगों के द्वारा चुनाव आयोग की जैसी संस्था जो सुप्रीम कोर्ट के बराबर मानी जाती थी, समकक्ष मानी जाती थी, उसने अपनी गरिमा को खोया है। अगर स्थितियां बनी रही तो चुनाव आयोग की गरिमा समाप्त हो जाएगी। एक दूसरी चीज आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी 2024 में जो इनके सांसदों के द्वारा, नेताओं के द्वारा कहा गया था कि हमें 400 सीट दिलाइए, हम संविधान बदलेंगे, इनकी मंशा पूरी नहीं हो पाई। तो इनकी मंशा क्या है कि अब हम चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके और हम देश में एक जो है ना मनुवादी सरकारों को हम स्थापित कर समाज पे दबाव और समाज पे हम अपना कब्जा जमाएं। ये जो अब आप देख रहे हैं संविधान को ये लोग नहीं मान रहे हैं, ये लोग मनुवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। ये संविधानिक संविधान, अभी आपने देखा होगा उनको समाजवाद के शब्द से चिढ़ होगी, जिनके आरएसएस के नेता के द्वारा कहा गया है। तो जब ये सब चीजें मिलकर के चुनाव, ये क्या है, देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, चुनाव आयोग को खत्म करना चाहते हैं, यहाँ तक कि ये न्यायपालिका पे भी दबाव बनाते हैं। ये तो जो पूर्व जस्टिस साहब जो रिटायर्ड हुए माननीय चीफ जस्टिस महा के द्वारा क्या ये बात नहीं कही कि दबाव बनाते हैं नेतागण, है सत्ताधारी जो नेता हैं। तो ये चीजें तो साफ हो चुकी हैं। तो चुनाव आयोग की जो साख इस समय दांव पर है। चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि वो देश की जनता के हित में, लोकतंत्र के हित में, जो आजादी के लिए हमारे जो हमारे शहीद हुए और जिन्होंने आजादी में अपना इतना बड़ा योगदान दिया, अंग्रेजों से देश को आजाद कराया, उन लोगों की भावनाओं के तहत और ये जो है संस्थाओं को बरकरार रखें और ये बिल्कुल ना पाया जाए कि चुनाव आयोग मृत साबित हो गया है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में हम लोग शिकायत कर रहे थे, ये लोग उसका चुनाव आयोग संज्ञान ले रहा था। जब संसद सत्र चल रहा था, संसद सत्र परिसर से हमारे सांसदों के द्वारा, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में चुनाव आयोग को कफन भेजा गया। क्यों भेजा गया? क्योंकि चुनाव आयोग मृत साबित हो रहा है। मृत व्यक्ति की कोई आत्मा नहीं होती, और जबकि चुनाव आयोग अगर मृत नहीं है तो उसकी एक आत्मा होनी चाहिए, उसकी अंतरात्मा भी होनी चाहिए, और चुनाव आयोग को निष्पक्ष कार्य करना चाहिए। ठीक है अतुल जी, ठीक है। शशांक रंजन जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। शशांक जी, इलेक्शन कमीशन ने जब वोटर लिस्ट की समीक्षा करने का ऐलान किया, 25 तारीख से समीक्षा शुरू कर दी है, तो क्या तकलीफ है विपक्षी पार्टियों को? ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर
जिस तरीके से तमाम तरह के सवाल उठा रही है कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करती है, आखिर ये 22 सालों के बाद अचानक से क्यों याद आ गई समीक्षा करने की वोटर लिस्ट की, या फिर ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस है चाहे जो भी है, क्या उनके वोटर्स को काटने का काम यहां पर किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से? शशांक जी। नमस्कार और सभी साथी श्याम भैया को और अतुल भाई को मेरा प्रणाम। और मैं इस मसले पर यही कहना चाहूंगा, यह निर्णय समीक्षा की अच्छी है, लेकिन यह जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है, जिससे कि आम जनमानस को परेशानी के सिवा कुछ नहीं होने वाला। यही समीक्षा अगर चुनाव आयोग के द्वारा में ली गई होती, थोड़ा समय देकर लिया गया होता, तो आज जिस प्रकार के वातावरण का निर्माण हो रहा है इस गतिविधि को लेकर, ऐसा ना हुआ। चरणबद्ध तरीके से अगर सबसे पहले ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाने का काम किया गया होता कि जिनका नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में है या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक जगहों पर है, सबसे पहले चरण में ऐसे मतदाताओं को हटाने का काम किया जाना चाहिए था। उसके बाद इसी मतदाता सूची को आधार कार्ड से लिंक करते हुए पारदर्शिता लाने की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। उसके बाद जो है अगले चरण की ओर बढ़ते हुए यह तय करना था उनका नाम जहां है वहां से उनका कोई संबंध है अथवा नहीं है। यह अचानक से लिया गया निर्णय है जो कि जनता के लिए परेशानी का कारण बन रही है, इसलिए विपक्ष की ओर से इसका विरोध किया जा। ठीक है शशांक जी। श्याम सरोने जी, जब इलेक्शन कमीशन ने ये कहा, एक लिस्ट जारी की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अनिवार्य हैं, 11 ऐसे दस्तावेजों को चिन्हित किया गया, जिसमें अगर बात की जाए आधार कार्ड गायब ही हो गया वहां से। एक तरफ कहा जाता है कि आधार कार्ड एक बहुत बड़ा मूल प्रमाण पत्र है, लेकिन उसी को गायब कर दिया, आखिर ऐसा क्यों? लेकिन उसके अलावा ये जो 11 दस्तावेज हैं उसके बारे में भी एक बार बता देते दर्शकों को कौन से 11 दस्तावेज है। अगर बात की जाए, 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी पहचान पत्र, बैंक पोस्ट ऑफिस के दस्तावेज, LIC PSU का डॉक्यूमेंट, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, OBC SC ST का प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, फैमिली रजिस्टर, इसी के साथ जमीन या घर का प्रमाण पत्र। लेकिन ये आधार कार्ड कहां गायब हो गया आखिर? श्याम सलोनी जी। प्रिया जी। जी प्रिया जी बोलिए। मैंने अभी कहा था कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है। सरकार का चुनाव आयोग पर कोई किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। यदि सरकार किसी प्रकार से उसे दबाव में लेगी तो ये फिर जनहित में, लोकतंत्र में ठीक संदेश नहीं जाएगा। चुनाव आयोग ने कौन से डॉक्यूमेंट्स को बंद किया है, कौन से डॉक्यूमेंट्स को लागू किया है, आगे उसका क्या इरादा है, इसका जवाब चुनाव आयोग ही देगी। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता चुनाव आयोग के किसी भी कार्य पर कोई भी सवाल नहीं कर सकता है, ना उन पर आदेश कर सकता है। जैसे विपक्ष ये बात करती है कि आधार कार्ड होना चाहिए, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी भी ये मांग करती है कि डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। लेकिन जिस तरह से हमारे मित्र अतुल यादव जी कह रहे थे कि ये तोड़ने का काम करते हैं समाज को, वो तो अभी 2 दिन पहले भी लोगों ने देखा है किस तरीके से समाज को तोड़ने के लिए, भाइयों से भाइयों को लड़ाने के लिए इटावा में किया गया है। चंद महीनों पहले किस तरह से राज्यसभा में अपने सांसद से वक्तव्य दिला करके और आपने किस तरह से 2 समाज को फिर तोड़ने का कार्य किया, तो तोड़ने का कार्य कौन कर रहा है ये जनता बखूबी देख रही है। दूसरी बात, चुनाव आयोग पर ये आरोप लगा रहे हैं, हम चुनाव आयोग की कोई तरफदारी नहीं कर रहे हैं, हम चुनाव आयोग की कोई वकालत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इतना कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग पर जिस तरीके का आरोप लगा करके ये भारतीय जनता पार्टी को शामिल करना चाहते हैं, ये बार बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इसके साथ में गठबंधन है, ऐसा सब गलत बयानबाजियां हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनहित के लिए कार्य करती है। आप जनता के बीच में जाओगे नहीं, आप जनता के हित की बात नहीं करोगे, आपको लगता है कि सरकार कहीं पर जन विरोधी है, तो आप जन विरोधी उस नीति को लेकर के जनता को साथ लेकर सरकार को घेरिए।
आप केवल एसी रूम में बैठ करके अपनी योजना बनाकर और कभी चुनाव आयोग पर आप तंज कसते हो, कभी सुप्रीम कोर्ट पर तंज कसते हो। ये तंज कसने से जनता आपको वोट नहीं करेगी। और मैं समझता हूँ प्रिया जी, चुनाव आयोग को भी ये कैसे मालूम पड़ेगा, जैसा ये आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के लोग कि वो हमारे वोटरों के आधार कार्ड को बंद कर रही है, उसको क्या मालूम चुनाव आयोग को ये वोट किसका है? क्या चुनाव आयोग को मालूम है कि कौन वोटर किसको वोट देने जा रहा है? तो ये अनर्गल बयानबाजियां हैं, शक वहम करना ये ठीक बात नहीं है। लोकतंत्र में भारत की जनता को विश्वास है। भारतीय जनता पूरे विश्व में इस बात के लिए पहचानी जाती है कि हम लोकतंत्र में जीते हैं और लोकतंत्र में हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। कोई भी संस्थाएं हो, यदि आपको संस्था पर शक है, यदि आपको लगता है कि चुनाव आयोग ठीक नहीं कर रहा, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, अभी आपके पास समय है। आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, आप केवल अनर्गल बयानबाजी करेंगे, जनता को गुमराह करेंगे, जिससे कि जनता गुमराह हो। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय ठीक है श्याम सोनी जी, ये भी विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है कि जो गरीब जनता है उनके हक को छीनने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और वो भी इलेक्शन कमीशन का सहारा लेकर। और ये कोई पहला आरोप नहीं है श्याम सोनी जी, ये भी आपको पता होगा क्योंकि लगातार ऐसे सवाल जो है वो उठते आए हैं। नहीं तो आरोप लगाने क्या लगता है? कौन सी गरीब जनता का हमने भारतीय जनता पार्टी ने हक छीना है? गरीब किसने बनाया? पिछले 70 साल से कांग्रेस पार्टी भारत में शासन कर रही थी, तो गरीबी हटाओ का नारा देने वाली भारतीय कांग्रेस पार्टी ने गरीबी तो हटाई नहीं, गरीबों को भूखा रख दिया, गरीबों को कोई व्यवस्था नहीं की। आज जब से मोदी जी की सरकार आई है, वो मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल को और पिछले सरकारों के कार्यकाल की आप तुलना जब करेंगे, तब आप पाएंगे कि आज गरीबों के लिए जो सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने दी है, वो अपने आप में एक अतुलनीय है। और उन्हीं सब चीजों से चूंकि गरीब तक जो सुविधाएं नहीं पहुंच रही थी, जो महात्मा गांधी का सपना था, जो दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, सरकार की ये योजना है, बाबा साहब का ये सपना था कि इसलिए तो आरक्षण की बात कही गई थी कि जो गरीब है, निर्धन है, दलित है, वंचित है, शोषित है, उस तक वो सुविधा पहुंचे, जिससे कि वो समाज अग्रिम पंक्ति में बैठ करके हम एक बड़ा वृद्ध भारत की स्थापना कर सकें। लेकिन पिछली सरकारों ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब से मोदी जी आए हैं, आज संविधान के आधार पर सबको उसका समान अधिकार मिल रहा है। और प्रिया जी, चूंकि सबको समान अधिकार मिल रहा है, गरीब को भोजन मिल रहा है, गरीब को कपड़े मिल रहे हैं, गरीब को मकान मिल रहा है, गरीब को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान जो पिछली सरकारों में नहीं था, गरीब का शोषण होता था, तो आज सरकार में मिल रहा है। इसीलिए तो ये बेचैन हो रहे हैं विपक्ष के पार्टियां। ठीक है श्याम सोनी जी, देखिए आप जवाब दे, आपकी पार्टी जवाब दे, ये बात अलग है, लेकिन जब वेरिफिकेशन की बात होती है, जब आपके वेरिफिकेशन की बात की जा रही है, तब इलेक्शन कमीशन जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है और आधार कार्ड को लेकर जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही है, वो भी जायज सवाल है। क्योंकि अगर आप LIC PSU का डॉक्यूमेंट्स जरूरी बता रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड को ही आप जरूरी नहीं बता रहे, और ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर लोकसभा चुनाव से पहले ही आप वेरिफिकेशन करा लेते। ये 2 महीने चुनाव के बचे हुए हैं बिहार में, और ऐसे में कैसे होगा? डोर टू डोर आप जाएंगे, किस तरीके से होगा, किस तरीके से नहीं होगा? पूरी तरीके से विपक्षी पार्टियों को ये यकीन है कि हमारे वोटर्स को काटने का काम कर रही है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी। लिखाई का दौर कितना था? जन्म प्रमाण पत्र लगा रही है, किस आधार पर लगा रही है? लोग गाँव में ठीक है, जवाब ले लेते हैं इसी से अतुल यादव जी से। अतुल यादव जी, ये जो क्या जवाब देंगे इसका? 77 के आसपास गांव में ना तो बिजली थी, ना तो उतने स्तर पर विद्यालय थे, ना उतने स्तर पर लोग पढ़ाई लिखाई करने जाते थे, ना उस समय ना गांव में बिजली भी नहीं थी। लोगों के पास संसाधन ही नहीं थे कि दस्तावेज कहां से इकट्ठा करे जाएं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या होती है, गांव कस्बे के लोग जो है ना, ये गरीब तबके के लोगों के पास जो पढ़ाई लिखाई, उस टाइम छुआछूत भी थी। और मैं जब उन्नाव, मेरा जन्म उन्नाव जनपद और आसपास में मेरी ननिहाल है, तो मैं आसपास की व्यवस्थाओं को अच्छी तरह जानता हूँ। लखनऊ से मेरी लंबी दूरी नहीं थी। उस टाइम का दौर और आज के दौर में फर्क है। लेकिन ये उस दौर के दस्तावेज चुनाव आयोग मांग रहा है, कहीं भी, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई अन्य राज्य हो, उस समय की व्यवस्थाएं क्या थी?
लोगों के पास दस्तावेज कहाँ से आएंगे जब पढ़ाई लिखाई की उतनी अच्छी व्यापक व्यवस्था नहीं। मेरे साथ ही कुछ गांव समाज में लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी, उस दौर में लंबी दूरी पे स्कूल हुआ करते थे, लोगों को पैसे का अभाव था या कई संसाधनों का अभाव था। तो अब ये क्या है कि ये अगर आप प्रिया जी आप जान पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ये जो है ये एक मनुवादी व्यवस्था को, ये संविधान को ताक पे रख करके मनुवादी व्यवस्था को लाना चाहते हैं, किसी तरह से ये सत्ता में बना रहना चाहते हैं, इसलिए ये वोटरों को वंचित करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। और इन्होंने लोकतंत्र को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, महाराष्ट्र की जनता, कुछ अन्य राज्यों की जनता के द्वारा इनको उतना वोट नहीं दिया गया और लोकसभा में बैसाखी पर आ गए। उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद जिन्होंने इनको बैसाखी पे ला गया। उत्तर प्रदेश में ये लोकसभा में दूसरे नंबर की पार्टी बन गए और समाजवादी पार्टी गठबंधन जो है ना सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरा। पर ये लोगों की मंशा क्या थी, 400 सीट पा जाते। ये 100% जिस प्रकार से इन्होंने कानून की किताबें बदली तो ये संविधान ही बदल देते और संविधान में ये मनुवाद को स्थापित करते, ना कि गरीबों को, जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक आदि जो इनका हक बिल्कुल खत्म कर देते। अभी आपने ये इन्होंने दावा की बात करी, ठीक है अतुल जी, तिवारी जी ठीक है, अब प्लीज काटिए। इन्होंने बात रखी तो बात मैं भी रखूंगा। इन्होंने टावा की बात रखी, माननीय योगी जी के संरक्षण में, माननीय योगी जी की भाषा के द्वारा, माननीय योगी जी के द्वारा उनको संरक्षण दिया जा रहा है और उनके द्वारा यादव जाति बहन बेटियों पर, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करवाई जा रही है। पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। अगर हमारे लोग वहाँ शिकायत करने जा रहे हैं कि एक यादव समाज के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी करी जा रही है रेणु तिवारी जी के द्वारा, तो प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं करी जा रही है? यानी कि भारतीय जनता पार्टी ये गाली दिलवा रही है एक समाज को और समाज को समाज से बांटने की। अगर यही बात अगर अगड़े समाज, ब्राह्मण समाज के साथ हुई होती तो हिंदू संगठन भारतीय जनता पार्टी आज विलाप कर रहे होते। इनके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव की हिम्मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के आगे मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन यादव समाज के साथ हुई घटनाएं हैं। क्या आपने इस्लाम कबूल कर लिया क्या अतुल जी? या जो भूपेंद्र यादव जी ऐसी बात कर रहे हो कि हिंदू संगठन खिलाफ कर रहे होते में आप हिंदू नहीं है क्या? जातियों के आगे इतना दबाव होता है। ठीक है अतुल जी, ठीक है। शशांक जी से भी पहले जवाब ले लेते, फिर श्याम सोलोनी जी आपके पास आएंगे जवाब लेने के लिए। लेकिन शशांक रंजन जी, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमारे वोटर्स को काटने का काम कर रही है और इसी के चलते जो इलेक्शन कमीशन है वो उनके इशारे पर काम कर रहा है, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी भी अब जवाब के रूप में ये कह रही है कि अगर विपक्षी पार्टियों के वोटर्स कटेंगे तो भाई हमारे भी तो वोटर्स कट रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो। शशांक जी, मैं बताना चाहूंगा जिन दस्तावेजों को मान्य करार दिया गया है, इन दस्तावेजों के आधार पर मतदाता सूची की समीक्षा होगी। ऐसे दस्तावेज सभी प्रकार के लोगों के पास संभव नहीं है और इसमें भी वर्ष 1987 के पहले के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, क्योंकि एक प्रकार से अगर कहा जाए तो आज से अगर 35 साल 40 साल पहले के दस्तावेज अगर खोजे जाएं तो मिल पाना संभव नहीं। और यह मतदाता सूची निरीक्षण का कार्य अच्छा है, लेकिन यह जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है और एक तरह से कहा जाए इससे एक बड़ी संख्या में मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से विलोपित हो सकते हैं, जिसका प्रभाव भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पड़ने जा रही है। ठीक है श्याम, ठीक है, इस पर ये उठाएंगे ही कि सरकार को ये कि चुनाव आयोग की ओर से यह अचानक से लिया गया निर्णय जिससे देश का मतदान प्रभावित होने जा रही है, जिससे बहुमत का आंकड़ा सही रूप से जनता के सामने नहीं आ पाएगी, तो फिर ऐसी सरकार बनाकर क्या फायदा होगा जो कि जो है सभी प्रकार के लोगों की सहमति की ना हो। जी ठीक है शशांक जी, ठीक है। श्याम सोलोनी जी से फाइनल कमेंट ले लेते हैं इस पर। श्याम सोलोनी जी, ये जो 3-4 पॉइंट्स उठाए जा रहे हैं, विपक्षी पार्टियां खासतौर पर अगर देखा जाए, ममता बनर्जी भी ये कह रही हैं कि कहीं ना कहीं ये तो एनआरसी से ज्यादा खतरनाक है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गुपचुप तरीके से ये एनआरसी लागू करने की प्लानिंग में है और इसी के साथ एक बड़ा आरोप ये भी कि ये
जो जनता है उनका हक छीनने का काम कर रही है, जो वोट देने का अधिकार है उसको छीनने का काम कर रही है। श्याम सोलोनी जी, इस पर फाइल इनका बेट। देखिए प्रिया जी, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव कराना, और जिस तरह से पिछले कई महीनों से, कई वर्षों से हम देख रहे हैं, आधार कार्ड जो फर्जी बनाए जा रहे हैं, तमाम बांग्लादेशियों को आधार कार्ड प्रोवाइड हो गए हैं। अभी इटावा वाले एक साधु हमारे, वो अग्निहोत्री का आधार कार्ड लगा के चल रहे हैं, एक सभी हालत लिख रहे हैं। तो ये फर्जी आधार कार्ड बना करके चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फर्जी आधार कार्ड बन करके लोग वहां पर दिखा दे, निवास दिखा दे जहाँ चुनाव हो रहे हैं उन प्रदेशों का। तो ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो आधार कार्ड को क्यों हटा रहा है, क्यों नहीं हटा रहा है। लेकिन हम इस पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं। हम तो चुनाव आयोग जो कर रहा है हमें विश्वास है, क्योंकि चुनाव आयोग लोकतंत्र में जो भी करेगा लोकतंत्र हित में करेगा। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र प्रवक्ता कह रहे थे कि यदि वो पंडित जी पर कुछ कर दिया होता तो हिंदूवादी संगठनों में उबाल आ जाता। क्या ये समाजवादी पार्टी अपने आप को हिंदू नहीं मानती है? ये चीजें स्पष्ट करी जाएगी। अभी ये कह रहे थे कि भाजपा तोड़ती है, ये कौन तोड़ रहा है समाज को? क्या इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है क्या इन लोगों ने? क्या ये हिंदू नहीं है? क्या ये संपूर्ण यादव समाज के ठेकेदार हो गए हैं? तमाम यादवों को आज पीड़ा आ रही होगी इनके ये शब्द सुन करके कि ये यादवों को, कृष्ण वंशजों को, जिनकी ब्रह्मा पूजा करते हैं, जिनका पूरा हिंदू पूजा करता है भगवान कृष्ण की, ये उन वंशजों को आप हिंदू नहीं बता रहे हैं। तो ये बड़ी शर्म की बात है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने पहले लिख दिया है कि जाको प्रभु दारू दुख दे ताकि मति पहले हर ले। तो अखिलेश यादव जी, आप सत्ता से बहुत दूर होने जा रहे हो, इसीलिए आप हिंदुओं को, यादवों को हिंदू भी नहीं मान रहे हो। जी ठीक है श्याम चुनाव आयोग पर हमें कोई, चुनाव आयोग पर हमको कोई आपत्ति नहीं है। चुनाव आयोग ने आधार कार्ड पर रोक लगाई है। संभवतः आधार कार्ड फर्जी बन रहे हैं। पहले फर्जी आधार कार्ड पर विपक्ष को उंगली उठानी चाहिए, विपक्ष को मांग करनी चाहिए कि फर्जी आधार कार्ड जिनके बन रहे हैं वो सब लोग जेल जाने चाहिए। ये क्यों नहीं मांग करते विपक्ष के लोग? इनकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है श्याम सोलोनी जी, ठीक है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सोलोनी जुड़े हुए थे, साथ ही कांग्रेस पार्टी से शशांक रंजन और समाजवादी पार्टी से अतुल यादव जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट की समीक्षा करनी शुरू कर दी है। 25 जून से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब तमाम तरह के जो सवाल है इस पर उठाए जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर ये 22 सालों के बाद चुनाव आयोग को कैसे समीक्षा की याद आ गई, क्योंकि ये 2003 में इससे पहले हुआ था। लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सवाल खड़े कर रही है। अगर बात करें असदुद्दीन ओवैसी की, असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि गुपचुप तरीके से एनआरसी को लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ममता बनर्जी का भी बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि ये एनआरसी से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स चिन्हित किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें आधार कार्ड तो गायब ही है, लेकिन तमाम तरह के ऐसे पुराने दस्तावेज दिखाने की बात कही जा रही है जो शायद किसी के पास हो या नहीं भी हो सकते हैं। तो एक तरीके से एक बड़ा आरोप विपक्षी पार्टियां मिलकर यह भी लगा रही है कि कहीं ना कहीं जनता के हक को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, और इसी के साथ ही जो मतदान का अधिकार है वो भी गरीब जनता से छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। इसी बीच बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि वांछित गैंगस्टर से खुर्जा पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि मुठभेड़ हुई और पैर में गोली लगने से एक बदमाश जो है वो घायल बताया जा रहा है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बदमाश 2 अन्य साथियों के सहित गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके पास से अवैध तमंचा, एक कारतूस भी बरामद किया है। तो बुलंदशहर के खुर्जा से इस वक्त की बड़ी खबर, खुर्जा नगर पुलिस एसओजी टीम को ये बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आई है, जहां पर मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी की गई है आरोपी की। यूपी के बुलंदशहर खुर्जा पुलिस की हुई मुठभेड़। चोरी के मुकदमे में वांछित गैंगस्टर खुर्जा पुलिस की मुठभेड़। पैर में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश आमिर, 2 अन्य साथी भी गिरफ्तार। बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा खोखा कारतूस बरामद। गैंगस्टर आमिर पर अलग अलग थाने में दर्ज है हत्या, लूट और रंगदारी जैसे करीब 10 मामले। अलीगढ़ के पिशावर की ओर से खुर्जा आ रहे थे स्कूटी सवार तीनों बदमाश। चेकिंग के दौरान खुर्जा नगर पुलिस एसओजी टीम की फिरोजपुर कट पर हुई मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगने से हुआ घायल।
जिसे उपचार के लिए CHC किया भर्ती। प्राइम टीवी न्यूज से संवाददाता इकराम खान। बुलंदशहर से खबर, CHC में इलाज नहीं मिलने से बुजुर्ग की मौत हुई है। 45 मिनट तक इलाज के लिए बुजुर्ग तड़पता रहा अस्पताल में और ये बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की बुलंदशहर से उजागर होती हुई नजर आई, जहां पर डॉक्टर और तीमारदार के बीच हाथापाई भी देखने को मिली है। सही इलाज नहीं मिला, समय पर इलाज नहीं मिला, इसके चलते बुजुर्ग की मौत हुई है और हाथापाई की गई है डॉक्टर ने तीमारदारों के साथ और इसी का एक वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। इलाज के लिए जो तीमारदार है वो मिन्नतें मांगते नजर आए डॉक्टर साहब से, लेकिन डॉक्टर ने कोई इलाज नहीं किया, साथ ही हाथापाई जरूर कर दी है। डॉक्टरों पर आरोप है तीमारदार ने इसका जमकर विरोध किया है। तो बुलंदशहर के जहांगीराबाद CHC का ये पूरा मामला जो है वो बताया जा रहा है, जहां पर इलाज नहीं मिलने से बुजुर्ग की मौत हुई है। 45 मिनट तक इलाज के लिए जो बुजुर्ग है वो तड़पता रहा। कोई हम अपने मरीज को लेकर आए हैं, हमारे भैया हैं गांव के और हमारा ये उनका लड़का है, मैं और वो दोनों ही आए थे साथ में। अरे हम यहाँ लोग जब आए हैं एम्बुलेंस वाले से, एम्बुलेंस वाले बोले हमने बुलवाए हो, एम्बुलेंस में जब हम बैठे हमने एम्बुलेंस वाले से बोले मैं कहा बुलंदशहर लेके चलो। उन्होंने बोला कि हमें आदेश नहीं है, हम जहांगीराबाद लेके चलेंगे। हम कभी पहले कभी यहाँ आए नहीं, जहांगीराबाद हम आकर उतरे हैं। उतरने के बाद हमारा टाइम जो था वो 5:30 बजे था जब हम यहाँ आए थे। उसके बाद हम अंदर गए, अंदर आने के बाद इन्होंने यहाँ के जो कर्मचारी उन्होंने एम्बुलेंस वाले को भेज दिया। हमने बोला हम बुलंदशहर जाएंगे, हम यहाँ रुकेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने भेज दिया। उन्होंने यहाँ डॉक्टर कोई नहीं था, कोई कर्मचारी नहीं था, बस एक कर्मचारी था, लोअर टी-शर्ट और चप्पल पहन रखी थी उन्होंने यहाँ नाम वाम लिखा हमारा बस। अब उन्होंने अब टाइम बदला उसका 5:30 बजे का, अब 6:10 दिखाई गई है। और उसके बाद हम ये डॉक्टर साहब को इन्होंने फोन करा, कर्मचारी ने, डॉक्टर साहब आए इनके 40 से 42 मिनट देर बाद। हमने फिर उसके बाद डॉक्टर साहब से पूछा, हम वीडियो बनाने लगे, मैं डॉक्टर साहब तुम इतने लेट आए हो, आदमी हमारा खत्म हो गया, बताओ इसका जवाब कौन देगा। तो उसके बाद में उन्होंने कही कि जी अब ये तो जो होना था हो गया, इसमें हम कुछ नहीं करे, डॉक्टर ने बोला। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हासिल होंगे।